सेक्शन 80D के तहत जब आप स्वास्थ्य बीमा खरीदते हैं तो उसके प्रीमियम के भुगतान पर आपको टैक्स कटौती का लाभ मिलता है। इसमें आप खुद के लिए, अपने परिवार के लिए यानी पति पत्नी, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए भी स्वास्थ्य बीमा का प्रीमियम अदा करके ये टैक्स छूट ले सकते हैं। लेकिन इसको खरीदते वक्त ध्यान रहे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये टैक्स छूट आपको नहीं मिले। भले ही आपके पास स्वास्थ्य बीमा हो, लेकिन आपने इसे जिस तरह से खरीदा है उसमें आपको टैक्स छूट का लाभ शायद ना मिल पाए। और साथ ही में समझिए कि हेल्थ बीमा कितना ज़रूरी है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। तो इन तमाम सवालों को रखते हैं taxspanner.com के को-फाउंडर और CEO सुधीर कौशिक मेरे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर कौशिक, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। सर, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि टैक्स का छूट कब 80D में मिलता है, कब नहीं, लेकिन उससे पहले मैं आपका व्यू इस पर लेना चाहूँगी कि फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्थ इंश्योरेंस का कितना अहम रोल होता है, ये कितना ज़रूरी होता है। हम जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं ना, तो सिर्फ बात करते हैं यहाँ निवेश कर लीजिए, इतना रिटर्न मिल जाएगा, वहाँ निवेश कर लीजिए, इतना रिटर्न मिल जाएगा, इतने समय के लिए निवेश कर लीजिए, लेकिन हम कभी हेल्थ इंश्योरेंस की बात नहीं करते हैं उस लिहाज से फाइनेंशियल प्लानिंग की जब बात होती है। तो जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो हमारे देश में थोड़ा अभी उसकी अवेयरनेस कम है या उसकी इम्पोर्टेंस कम मानी जाती है। बाहर तो आप विदाउट मेडिकल इंश्योरेंस ट्रैवल भी नहीं कर सकते हैं, यू कांट ट्रैवल, वो एक इतना जरूरी चीज है। और जहां तक फाइनेंशियल प्लानिंग में हम उसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो फाइनेंशियल प्लानिंग रहता ही अधूरा है, क्योंकि आपने किसी भी अर्जेंसी या जो लाइफ में आने वाली मुसीबत है, कोई जो हमारी हेल्थ के साथ जो थ्रेट्स बढ़ते जा रहे हैं अभी, जितने भी पॉल्यूशन से हों, चाहे वो कैंसर से रिलेटेड हो, इनकी सब चीजों की आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हो। किसी के साथ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं सिगरेट पीता हूं, अब तो जो सिगरेट नहीं पीते हैं वो भी दिन की 26 सिगरेट पी रहे हैं, क्योंकि पॉल्यूशन इतना हो गया है। तो आपको वो कॉजेस पे नहीं जाना, ये लाइफस्टाइल डिसीज हैं। जिन शहरों में हम रहते हैं, जहां हम काम करते हैं, वहां से कुछ बीमारियां आ रही हैं। तो पहले के स्वास्थ्य में और अभी के स्वास्थ्य में, दूसरा, पहले जो हमारा जो सोसाइटी का जो था, फैमिली में काफी लोग एक दूसरे के साथ रहते थे तो मदद मिल जाती थी। आज आपको हॉस्पिटल के खर्चों का अंदाजा लगाओगे तो हैरान हो जाओगे कि वहाँ अच्छा बेड या उसके साथ नर्स या बाकी जो फैसिलिटीज हैं, तो एक बड़ा अमाउंट चाहिए होता है। और वो सब मेडिकल की नई नई खोज हो गई है, तो आपको ज्यादा दिन तक वो मेहनत करके बचाते भी हैं। पहले कई बार लोग चले ही जाते थे। तो अब विज्ञान की जो एक वो कहते हैं ना कि कॉस्ट है, वो देनी पड़ेगी आपको। आप उसको उसकी तैयारी कैसे करोगे? कोई एसेट बेचोगे तो आपका बाकी गोल्स बिगड़ जाएंगे। जो भी मैंने सपोज करो बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा बचाया या अपनी उनकी मैरिज के लिए बचाया है पैसा आपके पास, मान लिया, लेकिन वो गोल तो आपके नहीं पूरे कर पाओगे ना, फिर उनके लिए कहाँ से लाओगे पैसा? या फिर उस मुसीबत के दिन जब आप बीमार हो, आप किसी दोस्त या परिवार वाले से पैसा मांगोगे, एक और मुसीबत, एक और किससे पैसा मांगा जाए, कैसे देंगे? तो और ये छोटा अमाउंट नहीं होता, कभी कभी ये कई लाखों में चला जाता है। हमारी सारी एसेट्स बिक जाती हैं। तो वो जब मुसीबत का टाइम है, उस पर पैसा भी बचता है, जान भी बचती है। तो मेडिकल इंश्योरेंस इतना इंपॉर्टेंट है और इसकी कोई ज्यादा कीमत नहीं है। ये तो सिर्फ माइंड में हमें अपने एक कहते हैं ना थॉट प्रोसेस बिल्ड करना पड़ता है। और कई बार हम इसको कहते हैं कर भला तो हो भला। कर का मतलब यहाँ टैक्स भी है, वैसे तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, पर कर का मतलब है, कर मतलब टैक्स भी अगर आपका कम हो रहा है। पहले कहते हैं ना, आप अन्नदाता हो फिर करदाता हो। तो अपने घर वालों के लिए पहले फाइनेंशियल वेलबींग ले आओ, फिर आप कर दे दो। तो अगर आपने प्रीमियम नहीं दिया, टैक्स भी नहीं बचाया, तो अन्नदाता पहले बने फिर करदाता बने। तो लोगों को काफी ऐसा भी होता है कि डिडक्शन नहीं ली या आधी अधूरी ली है, वो अपनी कंपनी पे डिपेंडेंट है या सोच रहे हैं मैं तो फिट हूं, मुझे तो चाहिए ही नहीं कुछ भी। बिल्कुल, मुझे लगता है इस सवाल को अगर हम उल्टा करके अगर हर कोई अपने से पूछे, जो हम कहते हैं ना मैं क्यों लूँ हेल्थ इंश्योरेंस, मुझे क्या होने वाला है, मुझे लगता है इसको थोड़ा सा उल्टा कीजिए और आप क्यों नहीं लें हेल्थ इंश्योरेंस वो पूछिए। और आपको कुछ हो सकता है ये सोचिए, मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, सुधीर सर ने कहा कि आप कर्ज के जाल में फंस सकते हैं, और आपको शायद आपने जो निवेश सोच के किया होगा कि ये मेरे गोल हैं, वो हिल सकता है आपका अगर अचानक से हेल्थ का कोई खर्चा आ जाए। अब बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पर मिलने वाले कर लाभ की। सेक्शन 80D के तहत छूट मिल जाती है, और इस छूट को पाने के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जब कोई एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदता है? तो इसको मैं चाहूंगी सुधीर सर, आप एग्जैक्टली बताइए कि कितनी कितनी छूट हम ले सकते हैं। 25,000 तो मुझे पता है स्ट्रेट 80D में अगर मैं अपने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए पे करूंगी मिलेगा, लेकिन इसको मैं और ज़्यादा बढ़ा सकती हूँ। और किन स्थिति में नहीं मिलता है? ऐसा भी हो सकता है ना कि नहीं मिले मुझे 80D, भले ही मेरे पास स्वास्थ्य बीमा है।
तो इसमें जो 25,000 है, इसमें सबसे पहले प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होता है जो इसी की सब लिमिट है 5,000 की, उसको जरूर यूज करना चाहिए। जब हम हेल्थ को पहले से प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का फायदा क्या है, हम बीमार भी नहीं हुए और हमारा कॉस्ट भी कम है, और वो प्रीमियम आपको जो है 25,000 के अंदर ही है। तो आपने अगर हेल्थ इंश्योरेंस तो कराना ही है, लेकिन अगर आपने प्रिवेंटिव हेल्थ को भी यूज किया है तो चांसेस ये हैं कि आप बीमार ही नहीं पड़ोगे, आपका खर्चा आने की बात तो दूर, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। दूसरा है कि 25,000 में आप सेल्फ कर सकते हैं, आपके जो बच्चे हैं और स्पाउस है उनके लिए है ये। अगर मेरे को पेरेंट्स का करना है तो पेरेंट्स का मतलब है कि वो मेरे पास जो पेरेंट्स हैं वो डिपेंडेंट हो या ना हो, सिर्फ मेरे पेरेंट्स हैं उनके लिए मैं कर सकता हूं। ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए क्या है, डिपेंडेंट होना जरूरी है, लेकिन पेरेंट्स का डिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखना है। और 80D की डिडक्शन एनआरआई भी ले सकते हैं और एचयूएफ भी ले सकते हैं, और दूसरा हमारे जो एज एन इंडिविजुअल जो हम रेजिडेंट हैं वो भी ले सकते हैं। ये ऐसी डिडक्शन है जहां पर आपको तीनों को मिल सकती है। तो अगर हमारा मेडिकल प्रीमियम किसी वजह से बीमार है, कुछ है, खर्चा ज्यादा है, तो हम तीनों स्रोत से कर सकते हैं। थ्रू एचयूएफ भी कर सकते हैं मेंबर के लिए, कर्ता के लिए। सिमिलरली हम कर सकते हैं एनआरआई, अगर हमारा कोई बाहर रहते हैं और वो यहाँ पे अपने पेरेंट्स का इंश्योरेंस कराना चाहते हैं। तो ये 25,000 में पेरेंट्स का भी इंश्योरेंस इंक्लूडेड होगा क्या, कि मैं एक फ्लोटर प्लान लूं अपने लिए, अपने बीवी और बच्चों के लिए, और फिर पेरेंट्स के लिए भी उसे शामिल करूं? पेरेंट्स के लिए अलग से इसके ऊपर ओवर एंड अबव दिस 25,000 है, और उनकी एज है, अगर वो 60 साल से कम है या जिसे हम कहें, तो उनके लिए 25,000 ही है। जैसे हम अगर हमारे पेरेंट्स की एज भी 60 से कम है, अगर उनकी एज 60 से ज्यादा है तो ये 50,000 है लिमिट। अब इसमें एक और अभी डिपार्टमेंट ने जो, मतलब 25 के अलावा मैं पेरेंट्स के लिए 25 ले सकती हूँ 60 से कम है, या 25 में ही मुझे इंक्लूड करना है? नहीं, 25 के अलावा है वो, आप 25 का ले पाएंगे। ओके, और अगर वो 60 इयर्स एंड अबव है तो मैं अपने फैमिली के लिए 25 ले सकती हूँ, उनके लिए मैं 50,000 ले सकती हूँ। और अब इसमें जिनका बीमा ही नहीं हो सकता किसी वजह से, या उनका प्रीमियम नहीं जा रहा है, सपोज करो कई बार होता है कि एज ज्यादा हो गई है, अब नहीं मिल रहा बीमा, और पहले वाला रिन्यू नहीं हो रहा जो भी था, तो उस वक्त अगर आपका एक्सपेंस है एक्चुअली सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए, तो वो भी आपको 50,000 अलाउड है, एक्सपेंस, नॉट द प्रीमियम। तो वो कई लोगों को अभी भी जब हम देखते हैं, जब रिटर्न फाइल करते हैं, तो उनका पेरेंट्स का इंश्योरेंस नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने एक्सपेंस किए हैं। एक्चुअली डिफिकल्टी है, नहीं मिल रहा है इंश्योरेंस, ये बहुत ही महंगा है, तो वो एक्सपेंस तो क्लेम कर लो ना, क्योंकि ओल्ड एज में एक्सपेंसेस होते ही हैं। वो हम 80D के तहत ही क्लेम करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, अब मुझे ये बताइए वो कौन सी गलती है जिसकी वजह से आपके पास स्वास्थ्य बीमा हो, आप प्रीमियम दे रहे हो, लेकिन आपको शायद टैक्स छूट ना मिल पाए? तो उसमें सबसे पहली तो जो बड़ी गलती करते थे लोग, अब कम कर दी है, पर वो कैश पेमेंट अगर आप प्रीमियम का करते हो तो मेडिकल में अभी वो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा, इंश्योरेंस तो मिल गया, लेकिन टैक्स बेनिफिट नहीं क्लेम कर सकते हो। दूसरा, कई बार कंपनी आपके बिहाफ पे प्रीमियम दे रही है, जैसे कई बार हम कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस है, कुछ लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये तो मेरा मेडिकल है, वो 80D में क्लेम करना चाहते हैं, वो आपका क्लेम करने के लिए वो डिडक्शन नहीं है, यू कांट क्लेम दैट डिडक्शन। तीसरा होता है कि मैंने प्रीमियम पे करने से रह गया, मैंने रिन्यू ही नहीं कराया, एक्चुअली पे ही नहीं किया, तो प्रीमियम एक्चुअल पेड अगर नहीं है उस साल में, फाइनेंशियल ईयर में, तो भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। लोगों को लगता है मेरी पॉलिसी चल रही है, मैंने बाद में रिन्यू करा लूंगा, मार्च के बाद करा लूंगा, इस तरह से कई बार रह जाते हैं। तो ऐसी ये मेजर जो मिस्टेक्स हैं, उसके अलावा तो अभी एज सच कोई अगर हम कहें मिस्टेक के लिए, तो उसकी डिडक्शन 25,000 की है और उसने इंश्योरेंस उससे ज्यादा का करा लिया है, तो वो लिमिट को भी ध्यान रखें कि मुझे अगर ज्यादा करनी है तो मैं दूसरे, आपको जैसे बताया, एचयूएफ से या किसी और सोर्स से कर सकता हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए कर सकते हैं। ओके, अच्छा, जिन परिवारों में अगर मानसिक रूप से कमजोर हो कोई सदस्य हो या स्पेशल चाइल्ड होते हैं, उनके लिए 80D में टैक्स में किस तरह और कितनी छूट मिलती है? उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा छूट का प्रावधान है मेरे ख्याल से। नहीं, जो इसमें हम 80D में नहीं मिलती है, जिसे हम कहें डिसेबिलिटी होती है, और डिसेबिलिटी के एक लेवल्स हैं जिसे 40% से ज्यादा होनी चाहिए, तब जाकर के 80DD एक सेक्शन है, वो 80D नहीं है। 80D में तो आपको प्रीमियम देना है और उसके अगेंस्ट में मिल रही है छूट। और डिसेबिलिटी, अगर मेरे परिवार में कोई डिपेंडेंट है, अब यहाँ पर जो डिपेंडेंट है उसमें भाई बहनों को भी उसमें डाल दिया है कि आपके अगर भाई बहन भी डिपेंडेंट हैं, आप उनके लिए भी ये छूट ले सकते हो। तो ये जो डिपेंडेंट है जो भी हमारे, उसके लिए 75,000 की एक फ्लैट हम कहते हैं जो डिडक्शन है, जो भी आप उसके लिए मेंटेन कर रहे हो,
जो उसको अपने साथ जो भी आपके डिपेंडेंट रहता है, और अगर उसकी एज 60 प्लस है, वो हमारे हमारे परिवार में तो है, डिपेंडेंट भी है, लेकिन उसकी सॉरी जो डिसेबिलिटी है वो 80% से ज्यादा है, तब हमें वो 1,25,000 तक है। ठीक है, अगर डिसेबिलिटी आप कह रहे हैं 80% से ज्यादा होगी तो आपको 1,25,000 तक। हाँ, तो वो ये सर्टिफिकेट मिलते हैं आपको, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, वो बताते हैं कि इनकी ब्लाइंडनेस, जैसे डिसेबिलिटी में किस तरह का, कि किसी की आंखें की रोशनी ठीक नहीं है या बिल्कुल ही नहीं है, या उनकी कोई मेंटल हालत थोड़ी सी। तो ये तो बीमा की बात हो गई। अगर परिवार में कोई दिव्यांग है जिसका नियमित इलाज चल रहा है, उसके कई खर्चे आएंगे, आपने जैसे बताया कि अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, उनके मेडिकल पर आप जो एक्सपेंस करते हैं उसे भी क्लेम कर पाएंगे, तो वैसे ही क्या दिव्यांग परिवार के सदस्य के जो नियमित चेकअप्स होंगे उनके खर्चे पर भी टैक्स के मोर्चे पर राहत मिलती है? एक और तीसरी डिडक्शन होती है, 80DDB कहते हैं, 80DDB। वो फ्लैट 40,000 है अगर हमने उसमें उसकी एज 60 से कम है, और उसके बाद अगर उसकी एज 60 से ज्यादा है, सीनियर सिटीजन है, तो उसके लिए वो स्पेसिफाइड डिसीजेज हैं, जिसके अंदर वो लिस्ट है पूरी, जो नोटिफाइड कहते हैं, जो सरकार कहती है भाई ये डिसीज के लिए आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अब उसमें जैसे लेप्रोसी वगैरह होती है, ये ज्यादातर इस तरह की हैं, और इसमें आपको 1 लाख है अगर जो आपने 40,000 है वो 60 से कम है, और 60 से ज्यादा एज है हमारे जो घर में डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट में पेरेंट्स भी हैं, डिपेंडेंट में ब्रदर सिस्टर भी हैं। 80 जो डी है, जहां मेडिकल इंश्योरेंस करा रहे थे, वहां पर भाई बहन के लिए नहीं है छूट, आप उनके लिए इंश्योरेंस कराओगे तो, लेकिन यहाँ पर गलती हो सकती है कि हमें लगे कि भाई बहन भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो वो आप 80D के तहत नहीं, पर अगर वो दिव्यांग हैं तो आप 80DD-B के तहत, और 80DD-A आपने दूसरा सेक्शन बताया, 80DD-B, एक सिर्फ 80DD है और एक 80DD-B इनके तहत ले पाएंगे। अच्छा सुधीर सर, हेल्थ इंश्योरेंस के साथ अब बड़ी संख्या में लोग जो है पर्सनल एक्सीडेंट बीमा भी लेते हैं, राइडर के तौर पर लेते हैं, अलग से लेते हैं। क्या राइडर के प्रीमियम के भुगतान पर भी टैक्स छूट मिलेगी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो उसका पार्ट है जो हम इंश्योरेंस ले रहे हैं और जो राइडर्स हैं। और ये जब भी आप इंश्योरेंस से जब रिसीट लेते हो या कोई सर्टिफिकेट मांगते हो, स्पेसिफिकली इसमें मेंशन होता है कि ये 80D के तहत आप क्लेम कर सकते हो इतना अमाउंट। आजकल अगर आप सर्टिफिकेट लोगे, क्योंकि कुछ ही दिनों में हम देखेंगे कि ये रिकनसाइल कर रहे हैं, इंटीग्रेट होती जा रही हैं डिपार्टमेंट के साथ चीजें, तो आप गलत अमाउंट क्लेम ही नहीं कर पाओगे, वो डिसअलाउ हो जाएगा अपने आप। जैसे हम TDS अभी हो जाता है, इनकम आपके पास आ गई, GST से जो सेल्स है, वो इनकम टैक्स क्या कर रहा है, सारी जगह से इन्फॉर्मेशन को कोलेक्ट कर रहा है, और वो आपको बल्कि दिखा रहा है पहले। तो एक दिन आपको मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भी दिखा देगा कि आपके AIS में इतना आपने प्रीमियम किया हुआ है, तो इसलिए वो सर्टिफिकेट के बेस पे चले और वो मिल जाएगा। ओके, लेकिन मेरा एक सवाल जो है कि कितनी छूट और इन सब से परे है सुधीर सर, आप इतने समय से टैक्स पर जो है लिख रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं, इतने अच्छे से जानते हैं, ये जो 25,000 80D के तहत मिलती है, पर्सनली मुझे लगता है कि हेल्थ का कॉस्ट बढ़ गया है, हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम का कॉस्ट बढ़ गया है, और ये 25,000 पर टिका हुआ है ये मामला। आपको नहीं लगता है कि सरकार को इस पर सोचना चाहिए हर बार? अब बजट खैर अब 3 महीने ही दूर है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये तर्कसंगत नहीं है, जिस तरह से हमारी मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जिस तरह से हमारे हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम बढ़ रहे हैं। तो अगर हम टैक्स फाइलर्स का डाटा जो टैक्स पैनल के थ्रू जो हमारे फाइलिंग करते हैं, तो वो लोग ये लिमिट भी यूज नहीं करते हैं। 44% ने तो अभी मेडिकल इंश्योरेंस ही नहीं कराया। तो एक तो वो लोग हैं जिनको अवेयरनेस क्रिएट करनी है, चाहे वो सरकार किसी गरीब के आयुष्मान योजना में, लेकिन टैक्स पेयर तो मिडिल लेवल में है, ज्यादातर मिडिल इनकम ग्रुप में ज्यादा है। उनको अपनी खुद के लिए करना चाहिए, जैसे मैंने कहा कर भला तो हो भला, वो टैक्स भी बचाएं और अपनी फाइनेंशियल वेलबींग का भी ध्यान रखें, वो उनकी अपनी एक जिम्मेदारी है। हाँ, जहां तक बात है कि 25,000 में नहीं होता, तो अगर दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं तो दोनों क्लेम कर सकते हैं। कई बार इन लॉज में भी जो हैं, जो भी पेरेंट्स हैं, वो भी अपनी कोई पेंशन इनकम है, तो एवरीबॉडी कैन क्लेम दिस डिडक्शन। प्लस अगर उनके घर में कोई दिव्यांग है या कोई बीमार है, उसके लिए अलग से सरकार ने डिडक्शन दी हुई है। पहले जो मिल रहा है, मैं तो उसको कहता हूं कि जो गिलास आधा भी है ना, उसको यूज करने के लिए हम लोगों को प्रोत्साहित करें कि ये जरूरी है। हाँ, बढ़ जाएगी तो उन लोगों को जिनके पास थोड़ी सी एडिशनल कॉस्ट आती है मेडिकल की, वो कवर हो जाएगी, उनको उनके लिए फायदा है। लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि 25,000 है, और शायद अगर मैं कह रही हूँ कि ये कीमत कम है, ये बहुत कम मिल रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि
ये भी लोग इस्तेमाल नहीं करें, यानी हम कितने अंडर इंश्योर्ड हैं, इस बात की तरफ ये इशारा करता है। तो इसलिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना अपनी जेब की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। अब कुछ सवाल हम लेकर जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? पूरी की पूरी सेविंग्स चली जाती है लोगों की कई बार। एब्सोल्युटली, लोग कर्ज के कुएं में फंस जाते हैं। हमने अक्सर देखा है लोग अपना जो है जमीन बेच देते हैं रूरल इंडिया में, क्योंकि इलाज का खर्चा इतना ज्यादा होता है। सुधीर साहब, मैं कुछ सवालों को अब लेकर आती हूँ। दुष्यंत परमार जी का सवाल आपके सामने रखती हूँ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, और ऐसा कई लोग कर भी रहे हैं आजकल। मल्टी ईयर पॉलिसी इन्होंने ली है, 3 साल के हेल्थ इंश्योरेंस इन्होंने खरीदा है, 75,000 रुपए का इन्होंने भुगतान कर दिया है, और इसकी रिसिप्ट है इनके पास। इस बीमा के भुगतान पर मुझे टैक्स में कैसे छूट मिलेगी, क्योंकि एटीडी के तहत तो केवल 25,000 की छूट मिलेगी। अब इन्होंने 3 साल का प्रीमियम पे कर दिया है। तो एक तो मल्टी ईयर पॉलिसी है क्या, कुछ लोगों को अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा एक उसमें ऐड कर देते हैं। आप एक साथ प्रीमियम दे रहे हो और आपको इंश्योरेंस कंपनी डिस्काउंट देती है उस पर 5%, 10%, 15%, इस तरह का कुछ डिस्काउंट बढ़ जाता है जो भी प्रीमियम है। दूसरा, आपका आने वाले सालों में प्रीमियम नहीं बढ़ता है, तो इसलिए लोग मल्टी ईयर पॉलिसी लेते हैं। पहले होता है ना, किसी चीज को हम रीजन जान लेते ही क्यों है। अब रह गई बात कि हमने 3 साल का प्रीमियम आज ही दे दिया, तो हम इसको स्प्लिट करेंगे 3 साल में इक्वली, जो भी अमाउंट दिया आफ्टर डिस्काउंट, नॉट द फुल प्रीमियम। जो डिस्काउंट के बाद मैंने एक्चुअल पेमेंट की, सपोज करो 75,000 बनता था, मैंने 70,000 किया, ये 72,000 किया, तो 72,000 को मैं 3 साल से डिवाइड करूंगा, हर साल 24,000 क्लेम करूंगा। और ये भी सर्टिफिकेट में मेंशन होता है। जब आप मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी जो है आजकल तो ईमेल कर देती है, और नहीं तो उनके ई अकाउंट भी हैं जो इंश्योरेंस होल्डर्स हैं, तो उस सर्टिफिकेट के बेस पे आपको आफ्टर डिस्काउंट जो प्रीमियम है, जो आपने एक्चुअल पेमेंट की है, उसको 3 सालों से डिवाइड करेंगे, तो वो 24,000 हर साल क्लेम कर सकते हैं। ओके, तो आप उसे 3 साल में स्प्लिट करके 3 साल तक लेंगे, आप छूट केवल 25,000 ही लेंगे जितना भी, तो और हर साल आप 25। ओके, सचिन नागपाल जी का सवाल लेकर आते हैं। सचिन पूछ रहे हैं कि हमारे परिवार में हम पति पत्नी और बेटा बेटी सहित 4 सदस्य हैं। मेरे ताऊ और ताई भी हमारे साथ रहते हैं। मैंने उनके लिए 25,000 रुपए का स्वास्थ्य बीमा खरीदा है। क्या इस रकम पर मैं टैक्स में छूट के लिए क्लेम कर सकता हूँ? मुझे तो बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन लग रहा है, क्या बताएंगे सुधीर सर? अगर वो बच्चे अपने हैं या स्पाउस है, जैसे कहा सेल्फ डिपेंडेंट हो, और जो सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन, या फिर पेरेंट्स, ताऊजी और ताईजी पेरेंट्स में नहीं आते हैं। ओके, तो अगर उनके लिए वो बीमा करना चाहते हैं तो टैक्स बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, पहली बात उनको तो नहीं मिलेगा अपने ताऊजी या ताईजी के प्रीमियम के लिए। अब इसमें एक छोटी सी सलाह दे सकते हैं, अगर उनके बच्चे हैं जो ताऊजी ताईजी के हैं, या ताऊजी ताईजी की अपनी कोई इनकम है थोड़ी बहुत, तो ऐसे में वो पैसा गिफ्ट कर सकते हैं उनको, और गिफ्ट करने पे कोई टैक्स नहीं है फैमिली में, ब्लड रिलेशन में, और फिर वो अपनी इनकम में उसको क्लेम कर लें प्रीमियम करा के, अगर वो ऐसा टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो आप गिफ्ट कर सकते हो अपनी फैमिली में पैसा, ब्रदर को, सिस्टर को, जो भी उनके बच्चे हैं, और वो उसको क्लेम कर सकते हैं। सपोज करो आपकी माली हालत थोड़ी सी अच्छी है और उनकी कमजोर है, और आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, तो आप उनको वैसे पैसा दे दो और वो अपनी इनकम में टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, अच्छा सुधीर सर, कई बार ऐसा भी देखने को आता है जो लोग नई नई नौकरी शुरू करते हैं, वो शायद हेल्थ बीमा को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो उनके पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए खरीद लेते हैं हेल्थ बीमा। उनके पेरेंट्स जो हैं वो उसका प्रीमियम दे रहे हैं, तो उस पे छूट कौन ले पाएगा? पेरेंट्स जिन्होंने प्रीमियम पे किया है, या फिर वो शख्स जिसके नाम पर वो बीमा है? तो इसमें अगर हम ये कहें कि पेरेंट्स ने प्रीमियम दिया है और बच्चे डिपेंडेंट नहीं हैं जी, तो किसी को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि डिपेंडेंट बच्चे होने चाहिए। ओके, तो वो डिपेंडेंट है नहीं, उनकी अपनी इंडिपेंडेंट इनकम है। और अगर उन्होंने पेमेंट, बच्चों ने प्रीमियम दिया ही नहीं है, तो इसलिए उनको डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि आउट ऑफ योर इनकम यू हैव टू पे प्रीमियम। अगर पेरेंट्स ने दिया है तो उन दोनों को ही नहीं मिलेगी, तो ऐसा ना करें। बिल्कुल, तो आई थिंक खुद ही लोगों को इनकरेज होकर के अपने लिए खुद स्वास्थ्य बीमा खरीदना चाहिए। टैक्स डिपेंडेंट है आप पे, उसके लिए आप कराइए बस। ओके, जो बच्चे डिपेंडेंट नहीं है उनके लिए अगर पेरेंट्स खरीदते हैं तो किसी को भी फायदा यहाँ पर नहीं मिल रहा। तो सोचिए जरा, सरकार एक फायदा दे रही है, आप इसका भी फायदा उठाइए, और साथ में आप अपने भविष्य को भी सिक्योर करेंगे अगर स्वास्थ्य बीमा आपके पास है तो। थैंक यू सो मच सुधीर सर, आज आपने वक्त निकाला हमारे लिए। फिर आपसे मुलाकात होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत रही, शुक्रिया आपका। थैंक यू।